अपनी ही एनर्जी को हार्नेस करके अपने गोल्स को अचीव कर लेना। फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग, बी ए वेरी पेशेंट लिसनर। अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें। खुद के साथ बात करना हमें नहीं पता होता कि हम खुद को कितने गलत मैसेजेस दे रहे होते हैं। हेट, ग्रज जिससे भी करते हैं, लेट इट गो करें। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जेलस हम कब होते हैं? तब होते हैं जब किसी दूसरे के पास हम कोई चीज़ देखें। हमें इन चैलेंजेस को डील करने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। ग्लैड टू नो दैट वी हैव हैप्पी पीपल बट सैड एज वेल। तो जो सैड हैं वो आज के सेशन के बाद ठीक हो जाएंगे, आई अश्योर यू दैट। अच्छा, रेज योर हैंड्स। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी सेशन के शुरू में और यही सवाल पूछूंगी सेशन के एंड में। रेज योर हैंड्स, ये बल्कि येस और नो में आप मुझे जवाब दें, थोड़े से हैं मुझे पता चल जाएगा। So are you aware of your emotions right now? She must not be because उनका एक amalgamation confusion create हुई है emotions की। Yes or no? Yes or no? No. So can you manage your emotions? Yes or no? Okay. So are you good at understanding others' emotions? Yes. Okay. So can you express your emotions clearly to the others? देखें, सबसे बड़ा गैप। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बट यही मसला होता है इमोशनल इंटेलिजेंस के उसके रैल में। बच्चे, हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, नीड ऑफ द आवर। तो हमारा पर्पस क्या होगा आज के क्लास में? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what is emotional intelligence, what is the importance of emotional intelligence and why it is the need of the hour. We are living in a very complex world which demands complex solutions, easy solutions to the complex problems. So let's start with the emotional intelligence. Emotional intelligence is your ability to understand your emotions, manage your emotions and influence that emotions have on your behavior. क्या बात की मैंने? Understand, manage and influence. आपका अपने इमोशंस पे और दूसरों के इमोशंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इमोशन क्या है। कोई इमोशन के बारे में जानता है कि इमोशन क्या होता है? शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ये हमें बताएंगी। ये तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में बताएं, क्या कोई इमोशन क्या होता है? इमोशन कोई हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा, वो इसको बाय डेफिनेशन पहले समझते हैं कि इमोशन इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि किसी भी स्टिमुलस के रिएक्शन में बॉडी में होता है। राइट, इट्स अ रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इमोशन क्या है? एक रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? कोई भी सिचुएशन। इट ऑफन इन्वॉल्व्स योर फीलिंग्स, योर थॉट्स एंड योर बिहेवियर्स। तो साफ सी बात यह है कि वो महसूसात या वो फीलिंग्स जो आप किसी सिचुएशन में महसूस करते हैं, फील करते हैं, किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से, जैसे कि खुश होते हैं तो क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, हंसते हैं। दुखी होते हैं तो क्या करते हैं आप? या सो बेसिकली इमोशन इज अ, क्या हो गया? आई एम आस्किंग यू बिकॉज यू वर एब्सेंट, कहीं और थी आप। मैंने आपको ये कहा है बच्चे कि इमोशन एक रिस्पॉन्स है। सादा सी बात है जो आप सबको बताएंगी। अब क्या है इमोशन? जी, व्हाट हैपेंड? इमोशन इज अ रिस्पॉन्स। रिपीट करें इसको मेरे पीछे, ऊंची बोलें ज़रा जी। टू अ स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या है? कोई सिचुएशन। इमोशन एक रिस्पॉन्स है किसी सिचुएशन में। डैनियल गोलमैन is a psychologist who has worked on emotions, emotional intelligence all her life. He is an aged person and if I'm not wrong, he has उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी 1995 में। Even when you were not even born, मैं भी तब पैदा नहीं हुई थी। इमोशनल इंटेलिजेंस पे तब से काम हो रहा है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। और आज की दुनिया में इट्स नीड ऑफ द आवर, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। सिंपली हमने समझा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इमोशन क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस दोबारा बताएंगे आप?
3 लफ्ज़ मैंने बताए थे, ये याद रखें साथ साथ, ताकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। यहाँ अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बैठी हुई ना, इमोशनली इमेच्योर बैठी हुई हैं, तो सेशन के बाद एटलीस्ट आप थोड़ी सी इंटेलिजेंट हो जाएं। तो आप ये समझें कि इमोशनल इंटेलिजेंस है टू अंडरस्टैंड नंबर 1, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस व्हाट योर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। और इसके बाद आपने पढ़ा कि इमोशन क्या है। दोबारा बताएं, इमोशन क्या होता है? इमोशन तो एक रिस्पॉन्स है, ये आप इमोशनल इंटेलिजेंस बता रही हैं, ठीक है। इमोशन सिर्फ एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स है, सिचुएशन को रिस्पॉन्स है। सिचुएशन पे हैप्पी होंगी, सिचुएशन पे सैड होंगी, सिचुएशन पे गुस्सा आएगा। अच्छा चलें, की कंपोनेंट्स पढ़ते हैं अब इमोशनल इंटेलिजेंस के, बल्कि उससे पहले हम पढ़ते हैं इमोशंस क्या हैं, बिकॉज बेसिक से चलते हैं। आप बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो अपने इमोशंस के बारे में, तो कैसे चलेगा। इमोशंस की टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इमोशंस। नंबर 1, पॉजिटिव इमोशंस। एज द नेम सजेस्ट्स, कौन से होंगे पॉजिटिव इमोशंस? हैप्पीनेस। अच्छा बारी इसके साथ साथ इसको कवर कर लेते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? व्हाट्स योर नेम? जी बताएं, हैप्पीनेस क्या है? 1 वर्ड में बता दें, 1 वर्ड, नॉट मोर देन 1 वर्ड। 1 वर्ड, इट्स अ फीलिंग। ओके, कोई और वर्ड हैप्पीनेस से? प्लेजर। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस है आपको, आपके दिमाग में, कि ये खुशी को कहते हैं हैप्पीनेस, सुकून मिलने को आप हैप्पीनेस से एसोसिएट करते हैं। ये है पहला पॉजिटिव इमोशन, हैप्पीनेस। दूसरा क्या है जी? लव। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ लव? अटैचमेंट। जी, अफेक्शन, रिस्पेक्ट। सो ये सारे लफ्ज़ आपके लफ्ज़ हैं जो कि आप एसोसिएट करते हैं विद द वर्ड ऑफ लव। तो लव क्या है? प्यार, अपनापन, एक्सेप्टेंस, दैट इज़ लव। तीसरा इमोशन पॉजिटिव है हमारा ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना, शुक्रगुजारी का, द स्टेट ऑफ मशकूर होना, शुक्र करना, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। उसके बाद है हमारा पॉजिटिव इमोशन एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है? जब क्या, कैसे होती है एक्साइटमेंट? आपको कैसे होती है? गुड। आपको एक्साइटेड नहीं होते हो रिजल्ट आने पे और शादी पे और एनीथिंग, कुछ भी एक्साइटिंग हो, कैसे आप कैसे एक्साइट होती हैं? एक्साइटमेंट में, दैट इज़ अनदर इमोशन। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस इकट्ठे नहीं। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक और पॉजिटिव इमोशन है होप। आप बताएं, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होप? व्हाट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ होप? हमें सबको 1 वर्ड में बताएं। मैम होप हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होती है। ओके, I guess from my point, like if we Okay. are sad, we are just giving our heart कि नहीं शायद हो ऐसा, तो वो तो हम sad भी जब हो तब भी हम उम्मीद लगा सकते हैं, वो होपलेसनेस होती है। सी होप का जो देखें आप, आपकी मैडम ने कैसे अंडरस्टैंड किया है आपको कि इमोशंस की आपको एजुकेशन ही नहीं मिली हुई। आपको आपकी इमोशनल एजुकेशन के लिए आज हमने ये रखा है कि आपको अपने इमोशंस के अंडरस्टैंड, मैनेज और इन्फ्लुएंस योर इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को समझती ही नहीं हैं, उनके बारे में आपने कभी कोई गाइडेंस ही नहीं ली, तो आप समझेंगे कैसे? देखें, अब आप कह रही हैं कि होप इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी होती है। बट होप, उम्मीद कभी भी आपको डेस्पेयर में नहीं लेके जाएगी। उम्मीद आपको डेस्पेयर से निकालेगी। जितनी भी डार्कनेस होगी ना, अगर आप में 2% भी होप होगी, फाइट कर लेंगी आप और पॉजिटिविटी यानी बेहतरी की तरफ आएंगी। वो जो आप कह रहे हो ना, वो है होपलेसनेस। आप होपफुल नहीं होते उस सिचुएशन में, तभी नेगेटिव महसूस कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे पॉजिटिव इमोशंस। अब चलते हैं नेगेटिव इमोशंस की तरफ। कोई एक नेगेटिव इमोशन बताएं, पहला आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने बोला था कि दैट इज़ योर वर्ड यू एसोसिएट विद द इमोशंस, वो वर्ड बोलें। यस, उदासी। मेरे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले हैं, ठीक है ना। तो ये जो इमोशन नासिर काज़मी ने अपने इस शेर में बताया है, ये पहला नेगेटिव इमोशन है हमारी साइकोलॉजी में। उसके बाद है जी एंगर,
गुस्सा, नाराज़गी, एंगर इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि मैं अपने सेशंस में, अपने जहाँ भी ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, बताती हूँ कि इट वाज अ केस इन जिना हॉस्पिटल। आई मेट अ मैन, जो मेरे क्लाइंट थे, पेशेंट थे, और वो एंगर मैनेजमेंट के लिए, थेरेपी के लिए आते थे, और वो एंगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो हमारे पास अपने हाथ पे शूट करके आए हुए थे। और उसकी वजह क्या थी कि उनके बेटे ने उनको टीवी का रिमोट नहीं पकड़ाया था एक आवाज़ पे। तो देखिए वो कितना इमोशनली इमेच्योर थे, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं थे कि उन्होंने अपने एंगर के इमोशन को मैनेज नहीं किया, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। ये एक नेगेटिव इमोशन है और हम इसको मैनेज करेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट बन के। अच्छा, अगला है फियर। आपको किस चीज़ से डर लगता है? कुछ खोने से, और चूहे से, बिल्ली से, मेंढक से, जी। एंड ये जो चीज़ें आपको डेंजर का वो परसेप्शन दिलाती हैं आपको, कुछ खोने से। अच्छा, अगर इस चीज़ को फिलोसफिकली देखें, कुछ खोना जो है उससे तो इंसान आज़ाद हो जाता है कि खोने के लिए बचेगा ही कुछ नहीं। तो दैट इज़ अ सेमाई, इस पर डिस्कशन हो सकती है हमारी। लेकिन बच्चे, आप डरे नहीं, आप खुद को आज़ाद कर दें इससे, ना अपने दिमाग को ऐसे बांध के रखें कि कुछ खो जाएगा। दैट इज़ योर अनकॉन्शियस। हमारे जो लैंग्वेज है ये कुछ भी ऐसे बिला वजह नहीं है। वट एवर वी स्पीक, ये पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, और परेशान नहीं होना, सब कुछ भी ख़त्म हो गया तो नया बना लेंगे, ठीक है। डिस्गस्ट, हाँ जी, नया नहीं लेके देगा कोई, इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा, डिस्गस्ट का इमोशन है, नेगेटिव इमोशन। अगला हमारे पास नफ़रत का, हेट का, नफ़रत का एहसास। डू यू गाइज हेट समवन? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड्स। ओके, मेजोरिटी। हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। आजकल वो एक लेडी हैं, उनकी मैं शॉर्ट्स देख रही थी। शी सेड, आई डोंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट अदर पीपल, इट अफेक्ट्स माई स्किन। तो यही बात है कि हेट का जिन जिन के लोगों के भी अंदर इमोशन पाया जाता है, उनके लिए है कि आपकी बॉडी का एक एक सेल इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। आप थोड़ा सा भी कोई इमोशन सोचते हैं, फील करते हैं, उसका असर आपकी बॉडी के एक एक सेल पे आता है। अब कितने बिलियंस, पता नहीं कितने बॉडी के सेल हैं और बॉडी फंक्शन कर रही है उनकी वजह से, तो वो एक अच्छा या बुरा असर पूरे सेल्स पे आता है। तो हेट, ग्रज जिससे भी करते हैं, लेट इट गो करें, जाने दें। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हेट समबडी। और इस एज में हेट, बिग नो, इस पे वर्क करें आप लोग कि नहीं करनी हेट, नहीं है टाइम। वही हेट खुद से लव करेंगे, अपने आप की सेल्फ केयर करेंगे रादर देन हेटिंग अदर्स, ठीक है। ये थे हमारे नेगेटिव इमोशंस। अब चलते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स इमोशंस की तरफ। ये थर्ड टाइप ऑफ इमोशंस है। इसमें है जी जेलसी। जेलसी क्या होती है? हसद। जेलस हम कब होते हैं? तब होते हैं जब किसी दूसरे के पास हम कोई चीज़ देखें और हम ये समझते हों कि वो उसके पास नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ डिज़र्व नहीं करता। देयर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन जेलसी एंड आप किसी को इंस्पायर हो किसी से। तो जब आप समझते हैं कि वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते, तो समझो आप उनसे जेलस हो रहे हैं। यानी आपसे ज़्यादा आप किसी को कभी कभी नहीं देख सकते किस जगह पर, आपसे ज़्यादा अटेंशन किसी को मिल रही हो, आपसे ज़्यादा दौलत हो किसी के पास, आपसे ज़्यादा नॉलेज हो किसी के पास। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, इंस्पायर हो उनसे और उनकी तरह बने, या दूसरा होता है कि आप जेलस होते हैं उनसे। मैं क्यों कह रही हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं? क्योंकि ये आपके ही पास दो ऑप्शंस हैं। आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके, रेगुलेट करके मैनेज करना है और उसका इन्फ्लुएंस आपके एक्शंस पे आएगा। इसी इमोशन की बात करें कि आपने एक्शन डिसाइड करना है इमोशन के बाद। बेटे ये चेन है, इसको समझें। इमोशन ड्राइव करेगा आपका मूड, मूड ड्राइव करेगा आपके एक्शंस, एंड एक्शंस क्या हैं? लाइफ चॉइसेस, ज़िंदगी में काम जो हो रहा है, जो भी होगा। तो बहुत सोच समझ के इमोशंस को एक्शंस की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगला इमोशन प्राइड, कॉम्प्लेक्स इमोशन है। व्हेन डिड द लास्ट टाइम यू फेल्ट प्राइड? रिजल्ट आया था किसका? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड? ओके, ठीक है। सो शी वॉज प्राउड ऑन हर सेल्फ। किस लिए? अपनी अचीवमेंट्स पे। हम खुद पे प्राउड या प्राइड कब करते हैं? जब हम अपनी सक्सेस या अचीवमेंट
पे खुश हों, उस खुशी के बाद हम खुद पे फ़ख्र महसूस करते हैं। आर यू गाइज प्राउड ऑफ योर सेल्फ? इतना हल्का यस। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप सुबह उठे हैं, नाश्ता किया, आप लोगों ने नाश्ता किया है? ओके उसके बाद आप सेशन अटेंड करने आए, यानी आप ज़िंदगी में बेहतर होना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, आगे है हमारे पास सरप्राइज़ का इमोशन। जैसे शी वॉज लाइक एक्साइटमेंट, मुझे नर्वसनेस हो जाती है, तो एक्साइटमेंट, ये जो सरप्राइज़ का इमोशन है ना, ये भी ऐसे है जब आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया हो और अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाए। जैसे आप ट्रैवल कर रही हैं, रास्ते में आपका रिजल्ट आ जाता है, यू वुड बी सरप्राइज। आपके घर में बिना बताए मेहमान आ जाते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देती होंगी बगैर बताए जाके हॉस्टल से। तो दैट इज़ द इमोशन ऑफ सरप्राइज। कितने इमोशंस पढ़े हैं हमने अभी तक? 3। कौन से? चलें, वेरी गुड। इमोशंस की समझ आ गई, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना है। इमोशनल इंटेलिजेंस की पहले ही डेफिनेशन बताई गई कि इमोशनल इंटेलिजेंस है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस योर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। मैंने पहले भी बात की कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल गोलमैन, उन्होंने इमोशंस पे बहुत काम किया है। आप उनकी रिसर्चेस को पढ़ा करें इमोशंस के बारे में जानने के लिए, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस पे काम किया है। तो उन्होंने 5 मेन कंपोनेंट्स हमें बताए हैं इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के। इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन क्या है? 5 कंपोनेंट्स। अच्छा, पहला यानी कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये 5 इसके कंपोनेंट हैं। यानी अगर आप इन 5 को अचीव कर लेंगे तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। यही वजह है इमोशनली इंटेलिजेंट ना होने की, और यही वजह है इमोशनली मैच्योर होने की। तो उसमें पहला क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस है, मैं थोड़ा सा अभी खुद बताती हूँ, बाद में और पॉइंट्स सारे आपसे पूछूंगी। अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या आप अपने बारे में जानते हैं, ये है सेल्फ अवेयरनेस। यानी आप रिकग्नाइज करते हैं अपने एक्शंस को, उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर क्या है, अपने इमोशंस से अवेयर हैं आप। शी वॉज अवेयर ऑफ हर सेल्फ, वो सैड बैठी हुई हैं, उनको पता है कि मेरी इस इमोशन का इन्फ्लुएंस क्या है। शी इज़ सेल्फ अवेयर। तो सेल्फ अवेयर, कोई कन्फ्यूजन इसमें? सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट समझ आया? आप बताएं तो क्या है सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट? आपके बारे में अवेयर हो, लाइक हमें अपने इमोशंस का पता हो, अपने एक्शंस का पता हो कि हमें क्या करना है, क्या डिसीजन ले रहे हैं। वेरी गुड। नंबर 2 है सेल्फ रेगुलेशन। यानी अगर हालात बदल जाएं, आप चेंज को अडेप्ट कर लें, सेल्फ खुद को रेगुलेट करें। ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी मैनेज करना जानते हो, सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट ये है, ये दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है। नंबर 3 मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में आप बताएं। मोटिवेट होना मतलब कि इंस्पायर्ड होना दूसरे से, उनकी बातों को पे आपने वो करना, क्या कहते हैं, अमल करना। मोटिवेशन दूसरों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोटिवेशन सिंपल ज़बान में समझे, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है। मोटिवेशन सिंपली अपनी ही एनर्जी को, अपने इमोशंस की एनर्जी को हार्नेस करना और उससे अपने गोल्स को अचीव कर लेना। हाँ, सोर्स ऑफ मोटिवेशन दूसरों से ताल्लुक हो सकता है, मगर द आइडिया बेसिकली मोटिवेशन क्या है? एनर्जी, अपने इमोशन से जो एनर्जी है उसको हार्नेस करें और अपने गोल्स को अचीव करें। जैसे कि आप में से आपका गोल शायद हो कि आई वांट टू बी अ राइटर, एंड मे बी एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ आप किसी लॉस से गुजरें, किसी पेन तकलीफ से गुजरें, तो आप उस पेन की एनर्जी को अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट करेंगी तो अपना गोल अचीव कर लेंगी, ना कि उस पेन से आप सेल्फ डैमेज करें खुद को। यानी कि अपने ही अंदर की एनर्जी को हार्नेस करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और मोटिवेशन, दैट इज़ मोटिवेशन, एनर्जेटिक। अंडरस्टैंड? ओके, आगे चलते हैं। एम्पैथी। एम्पैथी जी कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखते हो, आप एम्पैथेटिक हो। यानी अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो आप उसको बिल्कुल इनसेंसिटिव हो के ना समझें,
आपको मे भी शायद उनकी तकलीफ इतनी महसूस करें कि आपको उनके लिए रोना आ जाए, तो जो वो लोग होंगे वो होंगे एम्पैथेटिक, ठीक है। तो वो सपोर्ट भी ऑफर करते हैं, कंफर्ट करते हैं लोगों को, वो एम्पैथेटिक लोग होते हैं। और यही एक कंपोनेंट है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का, नंबर 4। अच्छा, लास्ट वन है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स ये एक सोशल ग्रुप है, इसमें सोशल स्किल्स आप अपनी इम्प्रूव या बेहतर पता है कैसे करेंगे? आप लोग बात करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, आप रिलेशनशिप्स बनाएंगे, आप उन रिलेशनशिप्स को मैनेज करेंगे, आप स्किलफुल होंगे सोशली, ठीक है। ये है क्या कंपोनेंट जी, लास्ट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट इज द नीड ऑफ द आवर। हमारा टॉपिक हमने ब्रेक डाउन किया था इमोशनल इंटेलिजेंस और नीड ऑफ द आवर। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाई इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इसकी क्यों ज़रूरत है आजकल की दुनिया में। वो इसलिए है कि रिसर्चेस हैव शोन दैट, डेटा स्टेटिस्टिक्स हमें बताता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। रिसर्चेस शोज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट्स सक्सेस, और सक्सेस की अब कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहती हैं, लीडरशिप में कामयाबी के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स में कामयाबी के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ, अगर आप चाहती हैं वेल बीइंग, हेल्दी रहें, मेंटली भी हेल्दी रहें, फिजिकली भी हेल्दी रहें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बी पॉलिटिशियंस इन देयर लाइफ्स? रेज योर हैंड्स। 1, ओके, द रेशियो इज़ वेरी लो। सो एज अ लीडर आपको एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर होना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकेंगी लीडरशिप में। ऑल ऑफ अस आर लीडर्स। हम अपने अपने सफ़ेर में कभी ग्रुप लीडर होते हैं, कभी अपने बहन भाइयों के लीडर होते हैं, कभी अपने से छोटों के लीडर्स होते हैं। तो हमें लीडरशिप भी हम साथ साथ ज़िंदगी में सीख रहे होते हैं। तो अच्छी लीडरशिप करना हर काम में ज़रूरी है, खाना बनाने में भी ज़रूरी है, घर साफ़ करने में भी ज़रूरी है, टीचर बनने के लिए भी ज़रूरी है, डॉक्टर बनने के लिए टीम को लीड करना पड़ता है। तो इसी तरह यानी आपको लीडरशिप के लिए क्या सीखना पड़ेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में? सारे ही चाहते हैं, कोई भी यकीनन नाकाम होना नहीं चाहता। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेगा। कैसे सीखेगा? चलें बात करते हैं कि कैसे सीखेगा। रियल वर्ल्ड की कोई एग्जांपल देंगे मुझे कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसने कोई इम्पैक्ट डाला हो और लीडरशिप अच्छी हो गई हो। स्पीक योर हार्ट, आपकी फाउंडेशन आपका ओपिनियन कट कर देगी, डोंट वरी। आप अपनी राय तो दें, आपका पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। क्या आप क्या सोचते हैं? अच्छा, ये बताएं कि डिसीजन मेकिंग की कोई एग्जांपल दें रियल वर्ल्ड में। आप अपने घर की एग्जांपल दे दें कि डिसीजन मेकिंग वो बंदा बहुत अच्छी करता है और वो इस वजह से अच्छी करता है। आपकी फाउंडेशन में कोई अच्छे डिसीजंस लेता है? आपकी क्लास में से कौन अच्छे डिसीजंस लेता है? कपड़ों की सिलेक्शन कौन अच्छी करता है? दैट टू इज़ अ डिसीजन। जी, आप अच्छे कपड़े सिलेक्ट करती हैं, मतलब आप कह रही हैं कि मैं एक अच्छी डिसीजन मेकर हूँ कि कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म में ठीक रहेंगी, व्हाट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जी मैम जैसे घर में हमारी मदर होती हैं, तो जैसे आपने कहा कि एम्पैथेटिक होना पड़ता है, सबके इमोशंस पता होने चाहिए। तो मम्मा को सबके इमोशंस एटलीस्ट सबके बच्चों के पता होते हैं, तो शी बिहेव विद एवरी चाइल्ड डिफरेंटली, तो वो Yes. घर में लीडरशिप वो ही कंट्रोल करती है और अच्छे तरीके से। वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस गर्ल। उन्होंने इतनी अच्छी रियल लाइफ एग्जाम्पल दी है दैट अ मदर इज़ द बेस्ट एंड अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट। वो इतनी अच्छी डिसीजन मेकर होती है, वो आपसे पूछेगी क्या पकाऊं, बट डिसीजन वो ले लेगी, कोई भी नहीं बताएगा। तो कितना आसान और छोटा और मुश्किल डिसीजन है कि आज सब्ज़ी क्या बनाएं, वो तक वो डेली ले रही हैं। उसके बाद वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हैं, आपके आपस में झगड़े, फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ख़ानदान, एवरीथिंग, वो एक पीस मैनेज करने का काम भी करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं। उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस ज़िंदगी में, आपको टाइम पे हर चीज़ मैनेज करके दे रही हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो, कोई मेरा बच्चा स्कूल से लेट ना हो, यूनिवर्सिटी में टाइम पे पहुँचे, जॉब पे लेट ना हो जाए। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा देखें रियल लाइफ में कैसे 3 चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है।
डिसीजन मेकिंग, जी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और जॉब परफॉर्मेंस। अच्छा, इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस ना, अब हम उन पे बात करेंगे कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर। वो चैलेंजेस आप भी मुझे बताएंगे, लेकिन जो एक दो मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे पता है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमें इन चैलेंजेस को डील करने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। वो चैलेंजेस क्या हैं? द राइज ऑफ द रिमोट वर्क। अब देखिए, हर चीज़ तो ऑनलाइन है, कुछ भी है फौरी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन के मसले शुरू हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप आता है। कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी तो वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होगी। उस स्ट्रेस को मैनेज करेंगे आप अगर इंटेलिजेंट होंगे इमोशनली। देखिए, स्ट्रेस भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है बॉडी में। अच्छा, वन थिंग के सेल्फ अवेयरनेस में मैं बताना भूल गई कि जब मैं कहती हूँ ना कि आप सेल्फ अवेयर हैं अपने बारे में और सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं अपने आप को, तो आप इस चीज़ को चेंज करें कि आई फील सैड, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, आई हेट हिम, ये वो। जब आप कहती हैं ना आई एम, इट्स अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आपके ब्रेन में वो वैसे ही चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं। द ब्रेन इज़ लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, उसको आप कुछ भी बताएंगी तो वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो आपने तब ये नहीं कहना है दैट आई एम सैड, आई एम एंग्री, आपने ये कहना है दैट माई बॉडी और माई ब्रेन इज़ गोइंग थ्रू एन इमोशन ऑफ सैडनेस एंड आई एम गोइंग टू मैनेज इट रादर देन आई एम सैड। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस स्टेट से गुजर रहा है और आपको पता है कि इमोशन की लाइफ कितनी होती है। जी नहीं, हार्डली 20 मिनट्स। कोई भी इमोशन 20 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करता। तो अगर गुस्सा आ रहा है या बहुत ही प्यार आ रहा है तो बस 20 मिनट्स खुद को कंट्रोल करके देखें, उसके बाद वो इमोशन, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये पॉइंट जो मैंने अभी समझाया है, ये आप मुझे कोई बताएगा कि आप बताएं, ऊंची थोड़ा सा। जी जी। कि जब आप किसी भी इमोशन से गो थ्रू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं हैप्पी हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम हैप्पी, मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग थ्रू द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस और आई एम गोइंग टू मैनेज इट। हमने इसको मैनेज करना है, ये नहीं कहना कि आई एम हैप्पी सैड ओके या और एक इमोशन जो होता है उसकी लाइफ 20 मिनट्स होती है। ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करके उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है इनका कि अपनी लैंग्वेज को बदलें, उस लैंग्वेज को जिसमें आप खुद से बात करते हैं, ठीक है। खुद के साथ बात करना हमें नहीं पता होता कि हम खुद को कितने गलत मैसेजेस दे रहे होते हैं, इमोशनली इमेच्योर बनाई जा रहे होते हैं उन गलत मैसेजेस की वजह से। तो ये बात नोट कर लें कि आपने खुद को सही मैसेजेस देने हैं, पॉजिटिव मैसेजेस देने हैं, वो मैसेजेस देने हैं जो ब्रेन को जो आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात की कि रिमोट वर्क है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस की वजह से स्ट्रेस इनकलकेट होता है एम्प्लॉयज़ में, स्टूडेंट्स में एंड इन एवरीबडी। उसके बाद दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। इस कॉन्सेप्ट का पता है आपको? जी बेटा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ बताएं वरना हम इस पर डिटेल बात करते हैं। दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा चुकी है, यानी सारी दुनिया एक गांव की तरह है। अब आप कहीं भी कहीं पे भी कुछ भी भिजवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, अब फासला नहीं है, ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ इन योर एक्सेस। यूनिवर्सिटीज़ हो गई बाहर की, ट्रेड हो गई, तो ये सारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ रही है, कल्चरल सेंसिटिविटी के बाहर। इसकी एग्जांपल ले लें कि जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यहाँ से बाहर गए होते हैं तो वहाँ के लोग दूसरे कल्चर के लोगों को लेके अगर एम्पैथेटिक नहीं होंगे, सेंसिटिव नहीं होंगे, तो वो उनको स्ट्रेस देंगे। तो ग्लोबलाइज्ड, हर चीज़ में ग्लोबलाइजेशन है। आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल उठा के देख लें, ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज की वजह से लोग इमोशनली इमेच्योर हो गए हैं। जो इमोशनली इमेच्योर हैं उनको हमने इमोशनली मैच्योरिटी सिखानी है। और कल्चरल सेंसिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट ये, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कि किसी भी दूसरे कल्चर के लोग जो आप जैसे नहीं हैं उनको लेके हमारे अंदर बाइसेस होते हैं या इनसेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। अगेन इट लीड्स टू स्ट्रेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स,
इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से इमोशनल डिटैचमेंट बहुत हो गई है। हमारे से पहले जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने नहीं थे, लोग अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे थे अच्छे से, लोग इतने इम्पेशेंट नहीं थे। अभी आपका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि उन्होंने एक पूरी वीडियो से छोटी रील्स शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज योर ब्रेन इज़ अनेबल टू प्रोसेस अ लॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन गैप आ गया किसके साथ? मैम, लाइक हम लोग अब सोशल ज़्यादा हो गए हुए हैं ना, हम अगर एक रूम में भी बैठे होते हैं तो Okay. कम्युनिकेशन गैप होता है, हम सब अपने आप में लगे होते हैं। हाँ, सो आर वी सोशल और आर वी सोशल मीडिया? या तो यानी हम ये यूट्यूब कल्चर, द इन्फ्लुएंसर कल्चर, इसके अलावा यही जो आपने बात की है कि कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे तो हो रही है। रियल लाइफ एग्जांपल आप इसकी यही ले लें दैट आई एम द ओनली डॉटर एंड माई मदर फॉरगॉट माई बर्थडे, और वो व्हाट्सएप पे वो जो लोग आपको स्टेटस लगाते हैं तो किसी और का देख के शी केम टू मी एंड ओ आई फॉरगॉट योर बर्थडे, के अटेंशन स्पैन और इमोशनल डिटैचमेंट हो गई है। अदरवाइज आप खुद सोचें कि आई एम द ओनली डॉटर और मेरे से कितनी इमोशनल अटैचमेंट होगी, बट हाउ कैन शी फॉरगेट माई बर्थडे? एक डिटैचमेंट हो गया बिकॉज शी इज़ अ सोशल मीडिया फ्रीक। शी इज़ ऑन एवरी ऐप फ्रॉम एक्स टू व्हाट्सएप, शी प्लेज ऑनलाइन गेम्स एंड वॉट नॉट। तो दिन में से अगर 24 घंटे हैं ना, तो उसमें से कम आधा दिन वो उनका फ़ोन पे गुजरता है। तो ये इस तरह से, ये तो सिर्फ एक इंसान की एग्जांपल है ना, हम सब भी ऐसे ही हैं कि हमारी इमोशनल डिटैचमेंट हो रही है अपने रिलेशनशिप्स में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एग्री? आप अपनी कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल शेयर करें। ओके अच्छा, टेक्नोलॉजी की वजह से पहले और अब वाले टाइम को आप कंपैरिजन करते जाएं और सेक्टर्स में आप अपने आप को बताएं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, लीडरशिप हो गई, पहले कैसी थी, अब कैसी है, क्या गैप्स हैं, ये सोचा करें आप लोग। सर्विसेज पहले कैसे मिलती थी, अब कैसे मिलती हैं, पहले अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते थे आपको कैसे ट्रीट किया जाता था। हाँ, बेहतरी भी बहुत हुई है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस के रेल में आप देखें कि पहले लोगों में एहसास बहुत ज़्यादा था। नाउ इफ़ यू विजिट अ गायनी डिपार्टमेंट, कितना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है कि वहाँ मतलब पेन से भरे मरीज जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनसेंसिटिव ऊंची आवाज़ें उसी डिपार्टमेंट में होती हैं। वाई? बिकॉज दे एहसास अब लोगों में उतना नहीं है। वर्क प्लेस की स्ट्रेस इतनी हो गई है कि इनसेंसिटिविटी बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा, इन चैलेंजेस के साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो हम इस पर डिस्कशन अच्छी कर सकेंगे। साथ ही मेंटल हेल्थ की हमने बात की थी कि जिन लोगों में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगी वो मेंटली हेल्दी ज़्यादा होंगे और वो रेजिलिएंट होंगे। रेजिलियंस के कॉन्सेप्ट का पता है? रेजिलिएंट आर दोज हु नेवर गिव्स अप। मतलब अगर आप फेल भी हो गए हैं, हालात बहुत सख्त हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं, आप रेजिलिएंट हैं, आप हार नहीं मान रहे। ठीक है, रेजिलिएंट लोगों की कोई केस स्टडी, अगर आप रेजिलिएंट हैं तो बताएं हमें जी। मतलब you guys are students and we should avoid talking politics when we are in the class of emotional intelligence. Not politics, it's talk about leader and qualities rather than politics. अच्छा, she is saying there is a particular person जो कि resilient है, who never gives up. तो देखें अगर वो ऐसे हैं तो इसका मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे और उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो। इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए ऐसे इट मेक्स अ डिफरेंस। दैट्स हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ मेड अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर इंटेलिजेंट इमोशनली। ठीक है, उनमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, बी इट अ प्लेयर, बी इट अ मूवी स्टार, बी इट अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ पुलिस मैन, उनकी लीडरशिप करने की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, ये उसमें सक्सेसफुल होते हैं। अब मेरे अंडर जो टीम है, अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ ना तो मैं उनको लीड अच्छा कर सकती हूँ। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? बस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये आप खुद को बताएं कि ऐसे है और इस पर हमने काम करना है। स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स होते हैं हमारी नौकरी में, तो हर इन्वायरमेंट ही स्ट्रेस बड़ा ही कम होता है कि चलो ईद पे कोई अच्छी ड्यूटी लग गई या किसी
किसी रिलीजियस सेरेमनी पे कोई अच्छी ड्यूटी लग गई, अदरवाइज इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। तो हमें एज पुलिस ऑफिसर्स इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की इतनी ज़रूरत है कि कई दफ़ा हमें खुद को रीअश्योर करना पड़ता है कि नो नो नो, दिस इज़ नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, अदरवाइज हम सर्वाइव ना कर सकें। हम अगर अपने इमोशंस को ऐसे खुला छोड़ दें, योर इमोशंस आर लाइक एनिमल्स, यू शुड लर्न टू टेम देम, वरना ये आपको ही खा जाएंगे। मैम कैसे करेंगे, मतलब आप हम अभी बात करेंगे उस पर कि हम कैसे करेंगे वो। आपने कहा कि किसी भी इमोशन का टाइम स्पेन होता है 20 मिनट्स, हम्म। लेकिन अगर एक आपके इन्वायरमेंट में एक ट्रिगर है, जी, जी। 20 मिनट उसको बढ़ा, इमोशन आपने कंट्रोल कर लिया, फिर जी, जी। ट्रिगर हो गया, जी। तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? जी, जो मेरी पहले क्लास है ना, वहाँ हमारी एक सीरीज़ चल रही है, कनेक्टेड सी सीरीज़, तो उसमें भी मैंने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एंगर है, 20 मिनट्स कह लें इसकी अगर शेल्फ लाइफ है इस इमोशन की, तो उन 20 मिनट्स में हमने डैमेज कंट्रोल करना है और मैनेजमेंट करनी है एंगर की। हैप्पीनेस है, उसमें हमने मैनेजमेंट करनी है। क्या करना है? मैनेजमेंट 20 मिनट्स में। एंगर की मैनेजमेंट अलग होगी, सैडनेस की मैनेजमेंट अलग होगी, हैप्पीनेस की मैनेजमेंट अलग होगी, डिस्गस्ट की, शेम की, फियर की, हर चीज़ की मैनेजमेंट अलग है। मिसाल के तौर पे एंगर की मैनेजमेंट, आप एंग्री हैं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? पानी का गिलास पिएंगी। उसके बाद फिर भी एंगर ठीक नहीं हो रहा, आप खड़ी हैं तो बैठ जाएं, बैठी हैं तो आप खड़ी हो जाएं, और अगर दोनों में से ही मैनेज नहीं हो रहा तो आप लेट जाएं आंखें बंद करके, डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर भी नहीं कुछ हो रहा तो आप वो जगह बदल दें, आपका इमोशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा उससे। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई मंत्रा, कुछ वर्शिप करना शुरू कर दें, वॉट एवर मेक्स यू फील पीसफुल। तो आप पढ़ें इसको कि मैनेज कैसे करना है इमोशंस को। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाना है उस पर हम बात करेंगे अभी, लेकिन हम सबको ज़रूरत है कि हम मैनेजमेंट पढ़ें, ख़ुद को एजुकेट करें इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, अब आप एंगर को मैनेज करेंगी अगर आपको आया किसी पे भी गुस्सा? ठीक है। इसके अलावा सैडनेस आपको होगी तो आप उसको मैनेज करेंगी या दुखी गाने लगाएंगी? Okay, yeah, anger management is a severe issue. Many people are suffering from it because of the technological advancements. हमने खुद को अकेला छोड़ दिया, इस रेस में हम डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे। और जब इतना टाइम ही नहीं है खुद के बारे में सोचें, खुद से बात करें, खुद के साथ लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, गलत मैसेजेस दे रहे हैं, तो इमोशंस को टेम कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि दे आर लाइक एनिमल्स, किसी भी एनिमल को मैनेज करने में, खुद के मुताबिक अपने अकॉर्डिंग चलाने में यू नीड टाइम। तो वो टाइम लगाएं आप इन एनिमल्स पे। ओके, हम क्या बात कर रहे थे? जी, हम ये बात कर रहे थे कि हमारी जॉब जो है वो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो उसमें हमें बहुत ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ एक पुलिस वाला या पुलिस वाली, उनकी ज़िंदगी में जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो, बिलीव यू मी, एक वली के बराबर है अगर कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और एक अच्छे तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, सर्व कर रहा है। पुलिस की जॉब ऐसी है, लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर ना हो तो डैमेज है। फिर हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमारा मतलब पर ईयर हमारे मेडिकल हमें हेल्प, कंफर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, ट्रेनर्स के थ्रू, ताकि हमारी फ्रस्ट्रेशन मैनेज रहे। एज स्टूडेंट्स आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे कि भाई हम इतनी क्लास में, अगर आप कंपटीशन में आए तो फिर तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। ऑल्दो अब एजुकेशन सिस्टम बहुत आसान है, आपको महीना डेट पढ़ाते हैं, फिर आपके पेपर ले लेते हैं, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती। बट स्टिल द थिंग्स जिसकी आपकी ज़िंदगी में वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उनको फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं हासिल करने के लिए। अच्छा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे थे। आपस में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसलिए हमें नीड है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसमें मैंने थोड़ी सी वो मेरे जहन में आ रहा था कि मूवीज़ की एग्जांपल, वो आपने मूवी देखी हुई है जिसमें वो हॉकी खेलती हैं लड़कियां, शाहरुख खान की मूवी है जी, चक दे। तो पहले वो टीम आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करती होती, एक दूसरे से राइवलरी होती है, कंपटीशन में होती हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, तो वो मैच हार रहे होते हैं। मगर जब उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, वो अपने इमोशंस पे काम करती हैं कि ओके वी आर अ टीम, नो मैटर्स कौन ज़्यादा गोल करता है, हमने इकट्ठे खेलना है, तो फिर क्या होता है कि वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। इसी तरह अगर आपने वो मूवी देखी हो दंगल,
आमिर खान की मूवी है वो, उसमें वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं जी, रेसलिंग का मैच, वो भी वर्ल्ड कप जीतती हैं, गोल्ड जीतती हैं वो। तो उनके भी क्या होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पहले अच्छे नहीं होते, फिर जब वो अंडरस्टैंड करती हैं द इमोशन बिहाइंड दैट एफर्ट एंड हार्डवर्क और सख्ती और टॉर्चर के, तो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं और वो मैच जीत जाती हैं। इसी तरह प्लेयर्स के किसी भी टीम में, ग्रुप में आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है फॉर यू, नॉट, किसका कोई जवाब नहीं है, आपके लिए क्या है? खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। किसके साथ? रिलेशनशिप्स। इवन यू हैव अ रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। तो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स को मैनेज करना। अपना रिश्ता अपने साथ कैसा है, पहले तो इसको मैनेज करें, बाकी के भी फिर आप स्लो स्लो मैनेज करें, और रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर करियर में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे तो क्या है, रिलेशनशिप्स तो हैं ना पास। पैसे ख़त्म भी हो गए तो क्या है, रिलेशनशिप्स हैं पास, खाना दे देंगे हमें, ठीक है ना। तो ये है बात, कहने का मकसद कि इम्पोर्टेंस इसकी इतनी है रिलेशनशिप्स की, उनको मैनेज करने की और उनको इंटेलिजेंटली डील करने की। अगर मैं पॉइंट्स में यही अपनी बात सारी रिकैप करूं तो वो आप नोट करें और मैं फिर आपसे पूछती हूँ। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले क्या, इम्प्रूव्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, नंबर 1। नंबर 2, वर्क प्लेस पे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, सक्सेस इन एवरी, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, एवरी सेटिंग। मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगी आपकी, इसलिए नीड है हमें इसकी, ठीक है। रिजिलियंस, इस तरह की फास्ट पेस दुनिया में रिजिलियंट होना बहुत ज़रूरी है, और रिजिलियंट हो जाएंगी ना आप तो सैड नहीं होंगी, गिव अप नहीं करेंगी, फिर से खड़ी हो जाएंगी चाहे जो भी हो। एम्पैथी प्रमोट, एम्पैथेटिक हों, पैशनेट हों, लोगों को समझें, अंडरस्टैंड करें उनकी पेन्स को, तो दैट वुड हेल्प यू टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। चलिए जी आगे चलते हैं। कुछ साइंस मैं अब बोलूँगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। रेज योर हैंड्स या फिर येस और नो में बताएं कि क्या आप ऐसे हैं। पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेज योर हैंड्स, और येस और नो में बताओ, आपके हाथ भी नहीं नज़र आ रहे, इतने डाउन हो आप लोग। ओके ठीक है, मेजॉरिटी कह रही है कि हमसे स्ट्रेस मैनेज नहीं होती। लैक ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स, अच्छा जी इतने एम्पैथेटिक हैं सारे, तो फिर हर्ट कौन कर रहा है सोसाइटी में एक दूसरे को? ओके वेरी गुड। अच्छा, इसकी एम्पैथेटिक होने की मिसाल मुझे एक और जहन में आई, रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो कि हमने प्रोफेशनली भी एम्पैथेटिक होना है। आई वाज वर्किंग इन जिन्ना हॉस्पिटल ड्यूरिंग माई डिग्री एकेडमिक्स। तो देयर वाज दिस पेशेंट जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की थेरेपी ले रहे थे। तो वो बाय चांस ही वो पेशेंट मुझे मिले, तो मैंने उनकी हिस्ट्री ली, और हिस्ट्री के बाद ये जानती हैं कि हम डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर असेसमेंट के बाद थेरेप्यूटिक प्लान बनता है। तो जब मुझे पता चला होगा ओके इट्स अ सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड ही इज़ अ मेल एंड आई एम अ फीमेल, हाउ कैन, एंड आई एम अ यंग स्टूडेंट, आई कैन नॉट डील विद दिस पेशेंट। मैं सीधी अपनी प्रिंसिपल हैं उनके पास चली गई, मैंने कहा आई कैन नॉट वर्क विद दिस क्लाइंट, आप ये किसी मेल साइकोलॉजिस्ट को दे दें। शी वॉज लाइक के you are not empathetic, how can you claim yourself to be a psychologist? You should be empathetic enough as a woman कि you can live the pain of a man dealing with any disorder. आप अगर आप एक empathetic इंसान हैं तो regardless of gender हमने empathetic होना है प्रोफेशनली। empathetic होंगे तो ही इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे और इंटेलिजेंट बनेंगे। समझ आई? चलिए जी, डिफ़िकल्टी बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स, हाउ मेनी ऑफ यू जिनको रिलेशनशिप्स बनाने में मसला होता है, नए रिलेशनशिप्स बनाने में? ओके, एक्सट्रोवर्ट हैं सारे, ठीक है। ओके, आप अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हैं रादर दैन मीटिंग न्यू पीपल एंड यू नो फॉलोइंग एडवेंचर्स। चलें ठीक है, ये जो साइंस हैं ये सारे उन लोगों के हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है। तो आपने इस पे काम करना है कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए नए रिलेशनशिप्स बनाने में, आपने खुद को इतना मजबूत करना है। डिफ़िकल्टी हैंडलिंग क्रिटिसिज्म,
अच्छा चलें, अब आमना बैठी हैं यहाँ पे, अगर हम सारे आमना को कहना शुरू कर दें, आमना तुम्हारी शॉल कितनी बुरी है, तुम्हारे जूते अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे होंठ देख, तुम्हारा माथा, तुम्हारी आंखें बेकार, आमना हैंडल कर लोगी ये सारा क्रिटिसिज्म? कुछ हद तक। क्रिटिसिज्म हैंडल करना दुनिया का एक मुश्किल कामों में से एक मुश्किल काम है, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। इवन माई बेस्ट फ्रेंड, येस्टरडे मैंने उसको कहा, इट वॉज हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि रास्ते में कैसे जाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि ये कर दें, छोटी सी बात थी, उनके ही भले की बात थी, एंड शी वॉज लाइक ऐसे सारी चीज़ें ऊपर, और वो दूसरे कमरे में चली गई बिकॉज कि उनसे क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं हुआ छोटी सी बात पे। तो वहाँ से भी मुझे आइडिया हुआ कि यार हम जितने भी बड़े हो जाएं, क्रिटिसिज्म हैंडल करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। मैं अब इस पॉइंट पे भी मुझे भी समटाइम्स अफेक्ट करता है क्रिटिसिज्म। मैं इवेंचुअली जब यहाँ पे मैंने एज अ ट्रेनर जब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो आपकी फाउंडेशन की वीडियोस के नीचे पीपल यूज टू बैड कमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है, वो भी मैनेज करना चाहिए। 1 सेकेंड के लिए मुझे हुआ कि इट अफेक्टेड, बट देन आई रियलाइज कि इट्स अ क्रिटिसिज्म, और इस क्रिटिसिज्म को मैं सुनूंगी और बेहतर कर लूँगी खुद को, इतनी सी बात है। क्रिटिसिज्म को जब भी हैंडल करना है, खुद को बताएं कि यार ये क्रिटिसिज्म है, इसको क्रिटिसिज्म की तरह देखना है, कोई बुरी बात नहीं है, मैं इम्प्रूव कर लूँगी। अगर ये कह रहा है कुछ मेरे बारे में, अगर हम आमना को कह ही रहे हैं आमना तुम्हारी शॉल अच्छी नहीं है, तो आमना अगली दफ़ा से शॉल इस्त्री कर लेगी, या धो लेगी ज़्यादा अच्छे से, इम्प्रूव कर लेगी, या कोई अच्छा परफ्यूम लगा लेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हैंडल करेंगे क्रिटिसिज्म को। कितने लोगों को मुश्किल होती है क्रिटिसिज्म को हैंडल करने में? ओके, कोई अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकता, हम परफेक्ट हैं, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आदत बनाएंगे कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आ भी रहा है तो वेलकम इट, और उसको कंस्ट्रक्टिवली खुद पे अप्लाई करें और इम्प्रूव करें। बैड कमेंट्स आ रहे हैं, इम्प्रूव करें, वो जो कह रहे हैं उसमें से कोई इम्प्रूवमेंट है तो उसको लें, पिक करें। रोना आ जाए, ये भी होता है, ये इट्स अ वेरी सीरियस पॉइंट। कुछ लोगों, इस पे बात करते हैं थोड़ा, 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, कि कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं और उसमें उनका कसूर नहीं होता। हमारे लेवल पे भी एज ऑफिसर्स, अगर हम अपने से सीनियर ऑफिसर्स के रूम में चले जाएंगे तो कुछ लोग अपनी बात नहीं बता पाते, वो उनके खुद ही वो रोना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, हम इस पे बात करेंगे तो फिर ये पॉइंट क्लियर होगा, और आइंदा हम इतनी इसको नॉर्मलाइज बात बना देंगे कि आपको बिल्कुल रोना नहीं आएगा किसी भी जगह जाके। डिफ़िकल्टी अडेप्टिंग टू चेंज, ये उसी से रिलेटेड है कि जैसे आप नए रिश्ते नहीं बना पाते, इसी तरह चेंज हर एक को पसंद नहीं होता, लेकिन चेंज ज़रूरी है ज़िंदगी में। इंटेलिजेंट बनना है ना इमोशनली, तो आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज इज़ नेसेसरी, चेंज से घबराना नहीं है, चेंज से नहीं डरना। चेंज अच्छा होता है, आपको लगता होता है कि नहीं चेंज करना, लेकिन चेंज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जॉब चेंज करना, डिग्री, स्कूल, इस तरह ये वाले चेंजेस। ओके, फ्लेक्सिबल कौन कौन है और इनफ्लेक्सिबल कौन कौन है? रिजिड कौन है? रिजिड, फ्लेक्सिबल है, एग्रीएबलनेस ज़्यादा है, यस सर, फिर तो आप हमारे जैसी हैं। अच्छा, और ये चीज़ है कि जो लोग इमोशनली इमेच्योर होते हैं वो रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते। आप उनको कुछ भी चेंज करने का कह देंगी तो वो कहेंगे कि नहीं। जैसे आमना की एग्जांपल ले लें, आमना कहेंगी कि गो टू हेल, आई लव माई शॉल, मैं नहीं चेंज करूँगी इसको, ठीक है। अच्छा, इम्पल्सिव डिसीजंस, जैसे शॉपिंग बहुत ओवर स्पेंड कर देना, ये होती है इम्पल्सिव जिनको कंट्रोल करना होता है। जैसे हैप्पीनेस का इमोशन है ना, शॉपिंग से प्लेजर मिलता है, प्लेजर से हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन पैसे नहीं होते, बाद में मसला होता है। तो इम्पल्सिस को कंट्रोल करना होता है, लेकिन जो इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं वो अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत लंबी लिस्ट है, साइंस क्या क्या हैं इमोशनली इमेच्योर लोगों के। ये लोग टास्क को एफिशिएंटली नहीं करते, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है इनकी। ये लोग ब्लेम गेम करते हैं, इवन इन रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल सेटिंग और सोशल सेटिंग, इनकी ब्लेम गेम की आदत होती है। ब्लेम गेम क्या कि अपना किया हुआ ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते और दूसरों को उसका रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग दे शिफ्ट द ब्लेम। हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग? आप ऐसे हैं कोई?
मान ले हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप ऐसी हैं, चलें ठीक है, कोशिश करें इसको कम करें, ब्लेम इतना भी नहीं करना, लोगों को करना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, पैथोलॉजिकल लाइंग, ये हमारी स्टूडेंट जानती होंगी इस चीज़ को कि पैथोलॉजिकल लाइंग एक कह लें कि एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, और कुछ फैक्टर्स की वजह से होती है जिसमें मरीज़ को झूठ बोल के सुकून महसूस होता है। जैसे कि आपसे अगर हम पूछें कि आपके सामने ब्लैक कलर की कुर्सी पड़ी थी, आप अगर पैथोलॉजिकल लायर है ना तो आप कहेंगी कि नहीं, तो आपको इस छोटी सी झूठ से आपको आपके इम्पल्सेस को आपकी सेटिस्फेक्शन होगी आपके साइकोलॉजिकली। तो पैथोलॉजिकल लायर्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकलने के लिए झूठ बोलते हैं। ये बात चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वुमेन गोज थ्रू इट एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि हम खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं कि मैं नहीं ऐसी हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, या ऐसी हूँ तो ऐसी नहीं हूँ। आप रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ से? कितना मुश्किल होता है ना ऑनेस्ट रहना। एवरीबडी इज़ लाफिंग, ओ माई गॉड। अच्छा, क्या हम ऑनेस्ट हो सकते हैं? काम तो बड़ा आसान है लेकिन मुश्किल लगता है सच बोलना, ऑनेस्टी से अपने आप को दिखा देना जैसे भी हम हैं। तो पैथोलॉजिकल लाइंग अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर होगी तो आप यानी कि साइकोलॉजिकल लाइंग, ऐसे झूठों का कोई फ़ायदा नहीं होता, या आप अपने बारे में ही बोल रहे हैं, किसी को इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ख़त्म करें इसको, ठीक है। की क्या है? एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करेंगी, ऑनेस्ट रहेंगी, हो जाएगा। अभी आप यंग हैं, स्ट्रगल कर रही होंगी इस चीज़ से, लेकिन बाय द एंड ऑफ योर डिग्री मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ पे पूरी तरह वर्क कर चुकी हूँ कि आप ऑनेस्ट होना सीख लें। अगर कोई औरत इन हर अर्ली एजेस ये सीख ले कि मैंने ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्टी सीख ले, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। ये चीज़, ये ट्रेट इन द लेट 40s भी नहीं डेवलप होती। इस चीज़ को वैल्यू दीजिएगा, इस पे सोचिएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का शौक़ होता है कुछ लोगों को, वो भी इमोशनली इमेच्योर, ये भी उसका एक साइन है। शी वॉन्ट्स टू, शी लव्स अटेंशन, आर यू ट्राइंग टू से? ओके, इनके 2 पॉइंट्स हो गए हैं ज़्यादा। अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं ना साथ साथ आप सब की, तो वो नोट करें। अच्छा, ये लोग जो होते हैं वो स्क्रीम करते हैं जब उनसे कोई भी बात नहीं होती, गुस्से में ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देंगे। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन कुछ लोग बड़ा आराम से बात कर रहे होते हैं, कुछ ऊंची ऊंची एस्केलेट कर रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और गैसलाइट कर रहे होते हैं, कि वो सारा एक साइन है उनके इमोशनल इमेच्योरिटी को वो शो करता है। और ये लोग ऐसे ही डिमांड करते हैं चीज़ों को कि हमेशा उनके ही प्रेफर्ड वे में चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आप चाहती हैं चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए। ऐसे है, कितने लोग हैं जिनको चीज़ें सिर्फ अपने ही मुताबिक चाहिए, और अगर चेंज हो जाए तो दे कांट स्टैंड इट। इवन आई एम वन ऑफ दोज, समटाइम्स चीज़ें अपने मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, आप एज वुमेन इस चीज़ का अपने रिलेशनशिप्स में बड़ा ख्याल रखिएगा कि आप चाहती होंगी कि चीज़ें मेरे मुताबिक ही हों। इट इन्वॉल्व्स अ रोमांटिक एंगल टू, बट इट्स नॉट रोमांटिक एट ऑल, इट्स ऑल बायोलॉजिकल। इसको उस तरह से समझें। रिलेशनशिप्स में अगर चीज़ें आपके प्रेफर्ड वे में नहीं हैं, अगर कोई इंसान आपके मुताबिक नहीं है, तो वहाँ आपने लड़ना या फसाद या कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस क्रिएट नहीं करनी, मैनेजमेंट करनी है उस चीज़ की, स्लो और सारी चीज़ें छोड़ ही नहीं देनी, गिव अप करके बिल्कुल ही कमिटमेंट ख़त्म नहीं करनी अपने रिलेशनशिप्स में अगर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं। अगर आपकी बिल्कुल दी एंड हो चुकी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ स्पेस, देयर इज़ अ रूम फॉर मैनेजमेंट। क्या करना है? ओके। अच्छा, ऐसे लोग हमेशा इमोशनल कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं। उनकी जो बातें होती हैं उनमें इमोशनल डेप्थ नहीं होती। रिलेशनशिप्स वाले एंगल से देखें, अगर दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, somebody wants to speak their heart out, but the other person, he or she talks only about celebrities, only about the news, the trends, the clothes, the brands. तो इमोशनली इमेच्योर लोगों में
रिश्तों के नज़रिए से उतनी डेप्थ नहीं होती, वो अवॉइड करते हैं कि हमसे कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन ही ना हो, सीरियस कॉन्वर्सेशन जिसको हम कह दें। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ख़ुद को एक्सेप्ट करना, ऑनेस्ट रहना कितना मुश्किल है, तो इसके बारे में आप क्यों मुश्किल है? क्योंकि बात नहीं कर सकते किसी से। जिनके साथ बात कर सकते हैं उनके साथ आपको आसान लगेगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? इमोशनल कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं, ये एक साइन है इनका। दे लैक्स अकाउंटेबिलिटी, वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते। मेरी क्लास को मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि आप जो भी करती हैं, जो भी कहती हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। आप ये ना समझें कि मैंने तो ऐसे कहा था, उसने जो भी समझा वो उसकी मर्ज़ी। नहीं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी हमेशा होती है। अपने आप को अकाउंटेबल समझें कि दूसरा जो फील कर रहा है, अगर मेरी वजह से कर रहा है तो मैं अकाउंटेबल हूँ। अगर हम कोई भी बात कह दें आमना को और उनके दिल पे लग जाए वो बात, तो हम अकाउंटेबल हैं इस चीज़ को, हमने ख़ुद को बताना है। ओके, ऐसे लोग स्पेशली, ये मैं रिलेशनशिप्स वाले एंगल से आपको समझाना चाह रही हूँ। रिसर्च कहती है कि मेन में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो अगर उनसे कुछ इमोशनली हैंडल नहीं हो रहा ना, तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको। दे गोस्ट यू, दे ब्रेकअप्स में ऐसे मोस्टली जो लोग ब्रेकअप्स ऑनलाइन करते हैं, मैसेजेस पे ब्रेकअप्स करते हैं, किसी भी चीज़ को एंड मिलकर नहीं करते, वो इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं। और क्योंकि सोसाइटी ने मैन को रेज ऐसे किया है कि उनको इमोशनल होने से डिस्करेज किया है। हम इनकरेज ही नहीं करते कि अगर मैन कैन बी इमोशनल, दे कैन स्पीक अबाउट देयर हार्ट। उनको अपने बारे में खुद भी नहीं पता होता, हमने उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे की है। तो वो फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्ट कर देना, गायब हो जाना, फ़ोन पे ब्रेकअप कर लिया, बिल्कुल इमोशनली कॉन्वर्सेशन भी नहीं की एक दफ़ा बिफोर एंडिंग द एवरीथिंग। तो ये क्या है? इमोशनली इमेच्योर होने का एक साइन है जी। हैव यू हर्ड एनी ऑफ सच काइंड स्टोरीज जिस पे ऐसे हुआ हो? ओके, वील कट इट। Apart from everything, have you ever gone through a loss or a breakup? No, ma'am. Okay, a friend's breakup? दोस्तियाँ भी नहीं टूटी कभी? मैम जो मतलब ये सीन था कि मेरी जो कॉलेज से फ्रेंड्स हैं वो अभी तक मेरी फ्रेंड्स ही हैं। ओके, मेरी दोस्तियाँ नहीं टूटी। ठीक है। तो सैडनेस किस चीज़ की है फिर आपको? मैम इफ़ देयर इज़ नो लॉस। कभी कभी ऐसे होता है ना, मसले ना हो तो लाइफ बोरिंग लगती है, वो वाला तो नहीं है? नो मैम, अभी ना फैमिली में हमारी डेथ हुई है मेरे दादा की, तो उस वजह से मैं कल बेटे, मैंने आपको यही पूछा था कि हैव यू एवर बीन थ्रू अ लॉस? यू हैव लॉस्ट अ ग्रैंड पेरेंट। अल्लाह ताला उनको हाई रैंक्स दें जन्नत में। ये दुनिया है, ही इज़ इन अ बेटर प्लेस। तो बी स्ट्रॉन्ग, और इस सैडनेस को, इस ग्रीफ को आप मैनेज करेंगी, ठीक है? ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अब आप फिर उनको ही देखेंगी, इमोशनली इमेच्योर लोग। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होते हैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये आपसे कमिटमेंट करेंगे बट स्टिल आपको डिच करा देंगे इन फ्रेंड्स आउटिंग्स कह लो या कुछ भी। तो इनके बिहेवियर्स बड़े इनकंसिस्टेंट होते हैं। अगर आप ऐसी हैं तो आप इमोशनली इमेच्योर हैं। इस चीज़ को एजुकेट करें खुद को, कैसे नहीं करना। बीट कि आप कमिटमेंट ही ना करें रादर देन कि वो पूरी ना करें, ठीक है? अनरिलायबल होते हैं ये लोग, ये हमेशा इनको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एज गर्ल्स आप लोगों को रिलेशनशिप्स में रीअश्योरेंस चाहिए होती है बार बार। ये वुमेन साइकोलॉजी है, रिसर्च बताती है जी। वो कर रही हैं, मतलब रीअश्योरेंस इन कितने दिनों के बाद रीअश्योरेंस चाहिए होती है? हर एक का अपना टाइम पीरियड होता है। इफ़ आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ, मुझे 3 दिन के बाद रीअश्योरेंस चाहिए होती है, बी इट फ्रॉम माई मदर, माई फैमिली और एनीथिंग। रीअश्योरेंस एज गर्ल्स, एज वुमेन हमें चाहिए होती है, ये है ऐसे। लेकिन ज़्यादा रीअश्योरेंस पे भी डिपेंड नहीं करना, दैट इज़ अनहेल्दी। इस पे काम करने की ज़रूरत है हमें कि हमेशा ही अप्रूवल क्यों चाहिए। अच्छा, कुछ मैंने लोगों को देखा है, वो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स। वो बार बार आपसे पूछते हैं मैं ठीक लग रही हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, कंसिस्टेंटली अप्रूवल सीकिंग। दैट शोज़ देयर इमोशनल इमेच्योरिटी, क्योंकि दे हैव नॉट वर्कड ऑन देयर इमोशंस कि मैं अगर ख़राब भी लग रही हूँ तो उसके नतीजे में जो इमोशन जनरेट होगा मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ। सो आई डोंट नीड टू आस्क क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ओके,
दोबारा रिपीट कर दें, 5 कंपोनेंट बताए थे आप लोगों को। सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल्स, और ये किन्होंने बताए हैं हमें? डैनियल गोलमैन, साइकोलॉजिस्ट हैं, इमोशंस पे बहुत काम किया उन्होंने। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अभी आपको इतने मैंने साइंस पढ़ाए हैं इमोशनली इमेच्योर लोगों के, तो ऐसे हालात में अगर अभी मैंने और आपने अपनी असेसमेंट की, किसी न किसी पॉइंट पे हमने अपनी असेसमेंट की कि हाँ हम ऐसे हैं, हमने अपनी असेसमेंट कर ली कि इमोशनली इमेच्योर हैं हम इस पॉइंट पे, तो अगर हम हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप और हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैं इधर इमोशनली इमेच्योर हूँ और मैंने इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे लोग, जो ये मैंने साइंस बताए हैं ना, ऐसे लोगों की खुद की कोई गलती नहीं होती। अब वो आपके वाला पॉइंट, वो भला क्या पॉइंट था? रोना आ जाता है। जो भी इमोशनली इमेच्योर लोग हैं, इनकी अपनी खुद की भी कोई गलती नहीं होती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इम्प्रूव करना है हमने, कैसे? पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे इम्प्रूव। इनकी अपनी गलती नहीं है इसमें। सो लेट्स बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इमोशनली इमेच्योर पीपल, बिकॉज इमोशनल इमेच्योरिटी, there are many factors that can contribute to your emotional immaturity। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के तो फिंगर टिप्स पे होते हैं ये, वो समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली उतना मैच्योर नहीं हो पाते, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता होंगे तो आप उस पर काम कर सकेंगी। और ज़िंदगी यही है, खुद पे काम करने का नाम, खुद को इम्प्रूव करने का नाम। और प्रॉब्लम की जड़, हमेशा जड़ पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, वो फैक्टर्स क्या हैं? वो हैं चाइल्डहुड एडवर्स एक्सपीरियंसेस, जिसमें अब्यूज़ है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। सारे पेरेंट्स का स्टाइल पेरेंटिंग का डिफरेंट होता है। कुछ पेरेंट्स अथॉरिटेटिव होते हैं, हम एज किड्स में बात कर रही हूँ कि हमारे साथ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग भी हुई है और लॉजिकल पेरेंटिंग भी हुई है। तो वो बच्चे जिनके पेरेंट्स डिस्टेंट थे या जिनके पेरेंट्स ने उनको निगलेक्ट किया हो, बी इट फॉर एनी रीज़न, मोस्टली हमारी जनरेशन जो है वहाँ उस टाइम पे, बिकॉज इट्स अ पेट्रियार्कल सिस्टम, हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्कल सिस्टम है, तो हमारी जनरेशन के लोगों ने एज गर्ल्स ये ज़्यादा फेस किया होता है कि जो फादर होता है वो इमोशनली डिस्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन हमसे पहले जो हैं, बी इट आर मदर्स और द ग्रैंड मदर्स, कि उनका एक डिस्टेंट रिलेशनशिप होता है फादर के साथ। हाँ, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना एक और बात है, लेकिन बिल्कुल इमोशनली डिस्टेंट रिलेशनशिप जो हो ना, उसकी वजह से भी आप इमोशनली इमेच्योर होते हैं ज़िंदगी में। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने उसके ऊपर काम करना है। यानी जो केयर गिवर है ज़िंदगी में, जिससे भी केयर चाहिए थी, उन्होंने लिमिटेड केयर दी है, पूरी केयर नहीं दी। आइडेंटिफाई कर लें इस चीज़ को, अगर है तो उसको हम ठीक करेंगे। इनसिक्योर अटैचमेंट, अगर आपका स्टाइल, अटैचमेंट के स्टाइल होते हैं, इसको लिख लें, पढ़िएगा ज़रूर इसको, बल्कि आपकी फाउंडेशन ने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं अटैचमेंट के ऊपर, अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर। तो आइडेंटिफाई करिएगा कि आपका अपना अटैचमेंट का स्टाइल क्या है। तो जिनका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हो वो लोग इमोशनली इमेच्योर होते हैं। और डरने की कोई बात नहीं, मेरा अपना अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, लेकिन मैंने बहुत काम किया है उसके ऊपर, एंड आई हैव मैनेज्ड माई सेल्फ वेरी वेल एंड आई एम कोपिंग अप गुड विद माई अटैचमेंट्स इन लाइफ। तो ये भी एक फैक्टर है। सोशल डेवलपमेंट कैसी हुई है आपकी, ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जॉब लाइफ में कि जो अपनी सारी तनख्वाह अपने घर वालों को दे देते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो अपनी तनख्वाह में से 1 रुपया किसी को नहीं देते। ये क्या है? दिस इज़ द सोशल डेवलपमेंट, कि वो कैसे सेल्फिश माहौल में बड़े हुए हैं या एक सैक्रिफाइसिंग गिविंग माहौल में बड़े हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप इमोशनली इमेच्योर हो सकते हैं। अच्छा, इन फैक्टर्स को आप ज़रा अपने माइंड में ना जहन खोल के बिठाइएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मदर्स। आपने ये गलतियाँ नहीं करनी आगे फ्यूचर में किसी किड को रेज करने में, ठीक है? कौन सी? सैक्रिफाइस कर देना और बिल्कुल ही सेल्फिश हो जाना, बीच में भी तो होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है कि हर वो चीज़, मौला अली का कौल है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़्यादती, ज़रूरत से ज़्यादा, वो जहर है। सैक्रिफाइस भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ख़ुद को बिल्कुल ही अकेला छोड़ रहे हैं, तो वो भी जहर है।
तो तनख्वाह के मामले में ही बात कर लेते हैं कि सैलरी के पोर्शंस बनाने चाहिए, सैक्रिफाइस वाला अलग पोर्शन कर लें, खुद वाला अलग कर लें, तो ये ज़्यादा एक बेटर बैलेंस्ड, वो कहना चाह रही हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। तो देखें बैलेंस क्या शो करता है आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को। अच्छा, इसके अलावा और फैक्टर्स इसमें ये हैं कि इम्पल्स की बात की, इम्पल्स कंट्रोल की, कुछ लोगों से अपनी इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं होती। साइकोलॉजी का वो जो कॉन्सेप्ट है इड, ईगो, सुपर ईगो, उसकी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाती, लेकिन कुछ लोग सारी ज़िंदगी अपनी इड पे ही गुजार देते हैं, इड से आगे की वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये मुश्किल होता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों में जो जिनमें होती हैं वो इमोशनल इमेच्योरिटी की तरफ ज़्यादा होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी पढ़िएगा अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, जैसे हमने पहले मेन की बात की कि कल्चर एक ऐसा है कि मेन को इमोशनली एक्सप्रेसिव होने को डिस्करेज किया जाता है। अब ऐसा भले ना हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा था इस सोसाइटी में कि अगर आदमी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो उनको लेस फील कराया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम रो रहे हो, तुम कैसे आदमी हो, तुम आदमी नहीं हो अगर तुम सैड हो या तुम हैंडल नहीं कर सकते कोई लॉस, कोई तकलीफ़। तो उनको बिला वजह ही ऐसे ही इमोशनली रिजिड होने के बारे में सिखाया गया है। क्यों सिखाया? कल्चर ने, कल्चर की एक्सपेक्टेशंस थी कि बंदे रूथलेस हों, बिल्कुल एम्पैथेटिक ना हो, तो उन्होंने वैसा रेस करना शुरू कर दिया। तो कल्चर कौन है? हमने बनाना है। कल्चर आप बनाएंगी, आप एक ऐसा कल्चर मेन के लिए बनाएंगी जहाँ उनको अलाउ होगा इमोशनली एक्सप्रेसिव होना, जहाँ दे कैन स्पीक देयर हार्ट। सारा बर्डन उन पे इमोशनल फाइनेंशियल सारा बर्डन उन पे नहीं डालना। अगर फाइनेंशियली मेन को बर्डन किया गया है आपको मेंटेन करने के लिए, देखें एज वाइव्स, एज डॉटर्स, एज मदर्स, मेन आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन यू ना फाइनेंशियली। तो आप इमोशनली तो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं अगर आप काम नहीं करना चाहती हैं, नहीं करती, तो आपने बर्डन्स को शेयर करना है मेन को इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके। सपोर्ट सारा इमोशनली होता है, फाइनेंसेस तो अल्लाह ताला देता है, ठीक है। अदर देन दैट फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये बहुत सी लड़कियों को होता है, बहुत से बंदों में भी ये होता है कि वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते। जैसे फाइनेंसेस की ही बात कर लें, बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां इस चीज़ में पता नहीं उनको क्यों मुश्किल लगता है, वो किसी से मांग नहीं सकती। इवन घर की मैं बात कर रही हूँ कि एक स्टेज पे हम ऐसे पहुँच जाते हैं कि वी कैन नॉट आस्क, कि हम वल्नरेबल ना लगें। वी कैन नॉट आस्क हेल्प कि मेरा बैग उठा दो, मेरे बाजू में दर्द है या मेरा बाजू टूटा हुआ है। नहीं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो वल्नरेबल शो ही नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें सब कुछ स्ट्रॉन्ग समझें, वो अपने इर्द गिर्द इमोशनल वॉल्स बना लेते हैं। किसी भी सेटअप में देख लें आप, ऐसे लोग होंगे जो वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए इमोशनल वॉल्स क्रिएट करते हैं और उनसे किसी को अंदर नहीं आने देते और उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी। है कोई ऐसा आपकी लाइफ में, या हम में से कोई ऐसा है? स्पीक अबाउट इट। इमोशनल वॉल्स कोई भी नहीं बनाता हम में से, ठीक है। बस जो देख लो आपके कोई बना रहा है अपने इर्द गिर्द, तो उन वॉल्स को क्रॉस करो, उनको समझाओ कि कोई बात नहीं, वल्नरेबल, सभी वल्नरेबल हैं। लेकिन मैम ये ज़्यादातर लड़कों में होता है, लड़कियों में इतना नहीं होता। लड़कियाँ भी हेल्प मांग लेती हैं, लड़के भी हेल्प मांगते हैं। या ट्रांसजेंडर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मेन आर वल्नरेबल एट टाइम्स इन सिचुएशंस। तो हमने क्या करना है, हमने सेशन अटेंड किया इमोशनल इंटेलिजेंस का, हमने उनको इनकरेज करना है कि कोई बात नहीं, आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को दिखा सकते हैं। अच्छा, मैं क्विकली अब वाइंड अप करती हूँ बिकॉज इतनी जल्दी टाइम गुजर गया हमारा। आपने कहा था कि अब हम कैसे बने इमोशनली इंटेलिजेंट, कैसे बने, सवाल ये है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमने 1.5 घंटा इस पे बात की है कि येस इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, मगर कैसे? 5 कंपोनेंट्स आपको बताए थे, वो दोबारा मुझे बताएं। एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये 5 कंपोनेंट अगर आप अचीव कर लेती हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन गई हैं, समझें। तो उसमें से सेल्फ अवेयरनेस पहला कंपोनेंट है। सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटीज़।
पहली एक्टिविटी क्या है, हम जर्नल करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, डायरी लिखेंगे, कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, डेली पैटर्न्स को रिकॉर्ड करेंगे कि किसी एक इमोशन ने कैसे मेरे डिसीजंस को इफ़ेक्ट किया, कैसे मेरे इंटरेक्शंस को मेरे इमोशंस ने डराइव किया, इम्पैक्ट आया उन पे, या मेरी ज़िंदगी के एक्शंस जो मैंने आज के पूरे दिन में लिए वो कैसे मेरे इमोशंस ने उनको हेल्प किया या काम ख़राब किया। जैसे सुबह उठना एक एक्शन है, लेकिन इमोशन दिल कर रहा होता है नहीं और सो जाती हूँ 15 मिनट आधा घंटा। तो आप इसको रिकॉर्ड करें पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन को, पैटर्न को, कि क्या मैंने अपने इमोशन के पीछे एक्शन ठीक लिया था या नहीं ठीक था। असेसमेंट करें, उसको जर्नल करें, तो आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगी कि मुझे ज़रूरत थी उठने की या कोई बात नहीं, आज सो भी लिया तो खैर है। कौन कौन करता है जर्नलिंग ऑलरेडी? चलो वंस इन अ ब्लू मून भी कभी की हो। ओके, वो अपने माइंड में करते रहते हैं, मेरे ख्याल में लिखने के बजाय अपने जहन में सोचते रहते हैं, अच्छा मैं ये किया, इसका आउटकम निकला। बट इट्स मोर हेल्दी कि अगर आप जर्नलिंग करो ना, आप अपने जहन से इन्फॉर्मेशन निकाल के किसी पेपर पे लाते हो तो उसमें बड़ी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। आप उसको नष्ट कर दिया करें, ठीक है। उसको आप अपने फ़ोन में नोट्स में लिख लिया करें, अगर आपको होता है आप कि मेरी कोई डायरी पढ़ लेगा, पेपर फाड़ दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, या आप अपनी कोड लैंग्वेज बना लेंगे कि कोई पढ़े भी तो समझ ना आए। अदरवाइज़ इतनी स्पेस रखें अपनी ज़िंदगी में कि अपनी डायरी की हिफाजत कर सकें आप, ठीक है। खुद की भी करनी है, डायरी की तो चलो ओके। खुद की हिफाजत के लिए जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। 2 लाइनें लिख लिया करें अपने बारे में, डेली का पैटर्न रिकॉर्ड किया करें। चेन क्या है? इमोशन ने डिसीजन को कैसे इम्पैक्ट किया, इंटरेक्शन को कैसे इम्पैक्ट किया, एक्शन को कैसे इम्पैक्ट किया, ये आपको पता लग गया तो आप हो गई सेल्फ अवेयर। अच्छा, इसके बाद आप सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। टॉक टू अ फ्रेंड, यार मेरी ये आदत ऐसे है, ऐसे क्यों है, तीसरी दफ़ा मैं ऐसे कर रही हूँ। ये भी एक एक्सरसाइज है, हेल्दी एक्सरसाइज है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्सरसाइज। अच्छा, आप एक 360 असेसमेंट, जैसे वो कहती हैं हम अपने माइंड में करते रहते हैं अपनी असेसमेंट, मगर ऐसे लाइन लगा के ना प्रोज एंड को इस तरह वाली असेसमेंट बनाएं, मार्क्स दें एक दूसरे को। यस सर। अच्छा चलें आगे फौरी कि ये आप ना अपने इमोशंस को के ऊपर अटेंशन दें। कहने का साफ मतलब ये है सिंपल ज़बान में, अटेंशन दें किसको? ओके हो गया। सेल्फ रेगुलेशन दूसरा कंपोनेंट था। सेल्फ रेगुलेशन वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे से समझते हैं कि डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। आई विश मैं आपको डीप ब्रीदिंग, नो डीप ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन करना, मतलब अच्छा मेडिटेशन, जी इनको गूगल करें, आपको पहले भी पता ही होंगी। आई विश मैं आपको खुद भी करवा सकती हूँ यहाँ पे डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन प्रैक्टिस। इसको किया करें 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपना सेट करें कि करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इम्पल्सेस आपकी जो खुद से कंट्रोल नहीं होती ना, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई मैसेज करने से, कोई शॉपिंग करने से, कोई किसी को तकलीफ़ देने से, या अपनी कोई बुरी हैबिट को आप नहीं कंट्रोल कर पाते, वो इन चीज़ों से आपकी कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। मोटिवेशन कैसे आएगी? पहले मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन क्या था? अपनी ही एनर्जी को हार्नेस करके अपने गोल्स को अचीव कर लेना। तो उसके लिए पहला क्या होना ज़रूरी है? गोल्स होने ज़रूरी हैं। ज़िंदगी में गोल्स बनाएं। आपका कोई गोल है? उसको अचीव करना है आपने। किस तरह से? शुक्रगुजार रहें, जो है उसमें इत्मीनान से रहें और स्ट्रैटेजी बना के आपने गोल अचीव करना है। एम्पैथी पे बात की है कि आप, अच्छा एम्पैथी कैसे आपने होना है एम्पैथेटिक? फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग, बी ए वेरी पेशेंट लिसनर। अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें। अगला स्पीकर क्या कह रहा है, कोई भी रास्ते में ड्राइवर, रक्शे वाला, कुछ भी, लिसनिंग अच्छी करें आप। अगर आप अच्छी लिसनर बनेंगी, अच्छी लिसनिंग मतलब बहुत अच्छी लिसनिंग करें, आप उतनी ही एम्पैथेटिक बनेंगे, ठीक है। गुड लिसनिंग प्रैक्टिस करें, आपको अगले का पर्सपेक्टिव समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें हैं। सोशल स्किल्स, नेटवर्किंग, ये सारा आपको मैंने बताया। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या इससे पहले कोई इंस्टेंस है आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको लगता हो कि हाँ ये सारा कुछ जानने के बाद वाकई मैंने उस जगह पे इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई थी और मेरी ज़िंदगी में मैंने सक्सेस अचीव की थी या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया था? है? हाथ खड़े कर दें, इंस्टेंस ना शेयर करें। कोई छोटी सी एग्जांपल। इतना सेशन लेने के बाद कुछ भी नहीं याद आ रहा? चलें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस पीस की चाबी है, कॉन्फ्लिक्ट से बचने का तरीका है, मेंटल हेल्थ
सक्सेस के लिए ज़रूरी है। दुनिया में जितनी जंगें हैं वो किस लिए हैं? बिकॉज द लीडर्स आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. वी डोंट इवन केयर अबाउट आवर इमोशंस, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दैम. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम आज के सेशन के बाद अपनी पर्सनल सेटिंग्स में, प्रोफेशनल सेटिंग्स में, सोशल सेटिंग्स में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. लास्टली, since she lost her grandfather, we all are with you. We will provide you comfort, support. Our sympathies are with you. I also kind of missing my grandfather, and he is alive, and he's such a hardcore Allama Iqbal fan, and he always taught me Iqbaliyat, or he used to say, okay, let me end this how Iqbal says it, that अपने मन में डूब के पाजा सरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. That's all about it. I hope it's all clear. Thank you so much for bearing me. And if you have any questions, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं मेरा नंबर इनसे लेके. Stay safe and be a good person, और ज़िंदगी में, दुनिया में एक अच्छा वर्ल्ड बनाने की कोशिश करें.